एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पे ये हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो वेरियस फैक्टर्स पे अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। इसमें हम कुछ और कैटेगरीज देखेंगे जिनके अंदर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे इलनेस एंड डिजीज पे, इकोनॉमिक लॉस पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखो कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एटलीस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस के साथ एक बार चेक कर लेना। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कॉम्बैट करने के लिए, तो हम ये सारा टॉपिक इसमें देखेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद या फिर अगर आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई क्वेरी है या आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम little_simple_बुद्धा पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है, क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का और गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं। 2017 का क्वेश्चन है। एज अ रेफरेंस पॉइंट हमने रखा है कि किस तरीके से 2017 के क्वेश्चन की तरह बाकी टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज इफेक्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं। सी इलनेस एंड डिजीजेज, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था किस तरीके से इलनेस एंड डिजीज पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस बार स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक लॉस से। सो इकोनॉमिक लॉस ये काफ़ी सारी रिसर्च में, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का रिसर्च हो, चाहे वो WHO का रिसर्च हो या UN का रिसर्च हो, काफ़ी सारे रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको सिर्फ एनवायरनमेंट पे ही नहीं बल्कि आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे देखने को भी मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई कंट्री अपने फॉरेस्ट्स को कटवा के वहाँ पे अगर वो फैक्ट्रीज लगवाती हैं, ठीक है, अगर वो अपने एनवायरनमेंट को ध्यान न रखती हुई अगर अपने सिर्फ इकोनॉमी को ध्यान में रखती है, तो ये जो डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। ये आफ्टर अ पॉइंट ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनको बैकफायर करेगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक लॉस की बात है कि जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हो और अगर आप एनवायरनमेंट की ध्यान नहीं रखते हो तो आफ्टर ए पॉइंट ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। एंड दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट दी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट देखो। सबसे पहली बात है इलनेस एंड डिजीज़ का ही बात ले लो। इलनेस एंड डिजीज़ की वजह से हमारे जो लेबर्स हैं, लेबर्स का प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। लेबर्स का प्रोडक्टिविटी, वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी, ज़्यादा इलनेसेस फैल जाएंगी, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। दूसरा, इकोनॉमी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। हेंस इन दी चेन रिएक्शन क्या होगा, हमारी इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। थर्ड है कि इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। एक्सपेंडिचर हमारा हेल्थ पे ज़्यादा हो रहा है। अब एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो रहा है, एज एन इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। आप ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो, आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो आपकी पॉकेट से भी खर्च हो रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए ज़्यादा इन हेल्थ पे फंडिंग दे रही है और वो ज़्यादा फंडिंग क्लाइमेट चेंज से होने वाली बीमारियाँ जो बढ़ रही है उनको कॉम्बैट करने में चला जाता है। सिमिलरली आपको क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक लॉस होगा। आप अगर जैसे कि फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ड्रॉट कंटिन्यूसली आ रहा है या अल नीनो आ रहा है, तो इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट हमें हमारी उस कंट्री के GDP परसेंटेज पे देखने को मिल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर भी लॉस होगा कि अगर जैसे अगर मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, हिमालय की आइस मेल्ट हो रही है, तो वहाँ पे आपको सस्टेन करने के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको इकोनॉमिक चैलेंज दिखाई देगा हर जगह पे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है।
तो एक रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया जिसमें ग्लोबल कार्बन इमिशन को कर्टेल उसको कंट्रोल करा जाए, तो क्लाइमेट चेंज का कॉस्ट एनुअल का जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्लोबल जीडीपी होता है उस जीडीपी का 5 to 20% तक का जो टोटल हमारा जीडीपी है पूरे ग्लोब का, वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट में चला जाएगा। और इसके कंपैरिजन के अंदर, और अगर मतलब ये है जब हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अगली बात क्या बताई जा रही है कि अगर आप एक्शन लेते हो ना तो वो आपका 1% ऑफ जीडीपी की ही लागत आएगी और आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हो। तो क्लाइमेट चेंज का जो कंट्रोल है सिग्निफिकेंटली लोअर लेक लेवल पे, ये शोर लाइन्स को, हैबिटेट को जो है वो कर्टल कर देगा। जैसे कि आप इकोनॉमिक चेंज का एक और इसमें नुकसान मान सकते हो किस तरीके से इकोनॉमिक लॉस कर रहा है कि जब सी लेवल राइज हो जाएगा तो यहाँ का पानी शोर लाइन पे आ जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट वाले क्लास में देखा था कि जब ये पानी यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज या जो मेजर सिटीज या हैबिटेट बसे हुए हैं वो सब के सब यहाँ पे पानी में डूब जाएंगे। तो ये वाला एक बहुत ही मेजर नुकसान होगा। सिमिलरली ग्लोबली मोर इंटेंस हरिकेन्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर आपको उसे रीडेवलप करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा बारिश डाउनपोर्स भी होती है, फ्लैश फ्लड भी ज़्यादा सिचुएशंस हो गई, इसकी वजह से प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है। सिमिलरली क्रॉप में क्या होगा, एग्रीकल्चर के अंदर ड्रॉट या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से क्रॉप यील्ड या प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही कम हो ही रही है, और साथ में हाई सी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कोरल की सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क कर रहा है, और उसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज या जो फिशेज होती हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। तो दैट इज ऑल्सो अगेन इकोनॉमिक लॉस। वो क्या करेगा कि देखो जो फिशरमैन्स हैं, जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं, उनकी अगर उनको इनकम नहीं होगी तो ओवरऑल वो कंट्री को ही लॉस होता है। तो ये इकोनॉमिक लॉस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी में कैसे हो रहा है। देखो ये इसका इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया था, आई थिंक वो 2017 का इकोनॉमिक सर्वे है जिसके अंदर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर का एक चैप्टर दिया हुआ है। आप प्लीज उसको गूगल करके एक बार पढ़ लो, वो बहुत फंटास्टिक चैप्टर है। अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर या फिर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे क्या होगा, देखो जो हम क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप ग्रोथ की एसेंशियल ड्राइवर्स क्या होते हैं, सोलर रेडिएशन कितना मिल रहा है उनको, कितनी उनको सनलाइट मिल रही है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है और कितनी बारिश हो रही है, ये एसेंशियल चीज़ें हैं। अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो आपको पता है कि जैसे ही जो हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, हिमालय के आसपास वाले जहाँ पे स्नोफॉल होता है, वहाँ पे सोलर रेडिएशन कम है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे बारिश, तो वहाँ पे ग्रोथ क्रॉप नहीं होती है। वेर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कि गंगा के आसपास वाला इलाका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल के साथ ही प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर बहुत डिपेंड करता है क्लाइमेट के पैटर्न पे, कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कितनी धूप मिल रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से द ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, इन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट को काफ़ी अमाउंट तक चेंज कर दिया है, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, इसकी वजह से कंटिन्यूसली ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये चीज़ हमको पता है। और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है हमारा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको पता है कि किस तरीके से जो पानी है वो पूरे एयर के अंदर, लैंड के अंदर, वाटर के अंदर सर्क्यूलेट होता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो यह जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है हमारा, ये इफेक्ट हो रहा है, और इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के इफेक्ट होने से हमारी जो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। देखो ये कीवर्ड्स हैं, rising increase in global temperature, affecting the hydrological regime, या फिर changing the climatic variability, ये सारे हमारे keywords हैं, इनको अपने question के अंदर mention करना है। Now climate change have a very significant impact on the agriculture conditions, एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ी हुई है फूड सप्लाई और फूड सिक्योरिटी। तो अगर जब भी हम एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट की बात करते हैं, हम ऑटोमेटिकली फूड सिक्योरिटी पे बात करते हैं, फूड सप्लाई पे बात करते हैं। तो जैसे कि इसके दोनों इफेक्ट है, आपको इकोलॉजिकल, कुछ इसके बायोफिजिकल है, कुछ इसके इकोलॉजिकल है, और कुछ उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखने को मिलेंगे। जैसे कि जो शिफ्ट इन द क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर जोन टुवर्ड्स द पोल, ये हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में क्या डिस्कस करा था कि ट्रॉपिक वाले एरिया पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉल हो रही है। वेयर इज जो टेम्परेट वाला एरिया है, यहाँ पे
टेम्परेट वाले एरिया में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर अभी सस्टेनेबल लेवल पे आ रहा है। अभी तक बहुत ठंडा था, लेकिन जैसे अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो ये टेम्परेचर अप होगा और ये एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेट की तरफ मतलब पोलर एरिया की तरफ ये खिसक रहा है। चेंज इन प्रोडक्शन पैटर्न में चेंज हो रहा है हाई टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये इसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि ये इसका अच्छी बात भी हो रही है। तो अगर देखो पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इट मीन्स कि उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट भी करेगा। प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो रहा है और जो लैंडलेस और जो पुअर एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनकी वनरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। तो आप जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप दोनों चीज़ें लिखोगे, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं। हालांकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स का नंबर हमारा बहुत ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का कम होगा, बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि किस तरीके से ट्रॉपिक से टेम्परेट में जा रहा है। तो टेम्परेट के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, CO2 लेवल के परसेंटेज ज़्यादा होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है। तो इस तरह के पॉइंट्स मेंशन करना मत भूलना। इट शोज कि अच्छा आपको दोनों साइड ऑफ द कॉइन पता है। अच्छा, इसके साथ ही अब देखते हैं कि क्या मेजर इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। ये सारे जितने भी मैं आपको बताऊंगी इनिशिएटिव, इनसे बहुत ज़्यादा आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी कवर करके रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीलिम्स का नॉलेज है ना, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं या फिर हम कोई भी करंट की जो मैगजीन है वहाँ पे अगर हम पढ़ते रहते हैं तो वो सारा हमको यहाँ पे यूज़ करना है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तीनों लेवल पे आपको ध्यान रखना है और ये हमको इसको क्वेश्चन में मेंशन करना है। तो जैसे कि सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, तो इसमें आपको पता है कि 8 मेजर मिशंस थे, जो नेशनल मिशन ऑन सोलर, एनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट वाटर, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसके 8 एक्शंस थे, 8 मेजर मिशंस थे। इन 8 मेजर मिशंस का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था हमारा COP21 2015 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, इन दोनों ने जॉइंटली लॉन्च करा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जनरली फॉर दी ट्रॉपिकल कंट्रीज, लेकिन वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, दिस इज द फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर दी सोलर अलायंस। इसके अंदर जितनी भी सोलर रिच कंट्रीज हैं, सोलर रिसोर्स रिच मतलब जिन पे सूर्य की सीधी किरणें आके गिरती हैं, विद इन दी ट्रॉपिक्स जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेजर मेंबर्स हैं। स्टेट एक्शन ऑन दी क्लाइमेट चेंज, सिमिलरली NPACC के अलायंस के अंदर के अलाइंड होने के साथ ही ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लिया था, ताकि क्लाइमेट मिटिगेशन, एनर्जी इफिशिएंसी, रिसोर्स कंजर्वेशन टू क्लाइमेट अडॉप्शन के लिए इस पे एक्शंस लिया जा सके। फेम स्कीम फॉर द ई मोबिलिटी, ये आपको पता है, फास्टर अडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिसिटी, 2015 से हम इसको करंट अफेयर में पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि इको फ्रेंडली हाइब्रिड एंड प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दोनों के जो सेल है उसको बूस्ट करी जाएगी, और ये नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का भी पार्ट है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, जो फेम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ओके, गिव मी दी आंसर कि फेम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसके अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बेनिफिशरीज हैं उनको इंडोर पॉल्यूशन कम से कम हो, ताकि उनको फ्यूल के लिए लकड़ी ना जलानी पड़े। LPG कनेक्शंस दिए गए हैं, और ये वुमेन बेनिफिशरीज, घर की जो महिला होती है उसके नाम पे दिए गए हैं। तो देखो ये ना एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है। जनरली गाँवों के अंदर या फिर जो BPL फैमिलीज हैं उनकी इनकम इतनी नहीं होती है कि वो खुद से LPG कनेक्शंस को अफोर्ड कर सके। फिर वो क्या होता है कि जो काऊ डंग होता है या फिर जो लकड़ी होती है उसको जलाते हैं, और उसको जलाने से सीधा एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन इमिशन हो रहा है। तो उसी इमिशन को मिनिमाइज करने के लिए, इंडोर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई थी।
उजाला योजना है, उजाला योजना 2 जनवरी 2015 में चलाया गया था। उसके अंदर ये एलईडी लैंप्स दिए गए थे ताकि जो केरोसिन से जो बल्ब जलते थे उनको हटा के एलईडी बल्ब्स दिए गए थे, ताकि एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रिड्यूस होगा और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी होगा। और जो हम लोग बल्ब जलाते हैं घर में ना, उसको बंद करके यहाँ पे एलईडीज डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, क्योंकि एलईडीज में कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है और ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। तो ये मैंने कुछ ही मेजर इनिशिएटिव्स बताए हैं। आप अपनी तरफ से काफ़ी सारे मेजर इनिशिएटिव्स लिख सकते हो। जैसे रिसेंटली अभी एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ था कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पे एक नया एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया था, जिसके अंदर खेत के अंदर जो मटकी होती है हमारी, जिसमें से हम पानी निकालते हैं, मटकी आप समझते हो, उसमें छेद करके, ठीक है, उसमें छेद करके पानी डाल के उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया था, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया था जगह जगह पे। तो इससे क्या हुआ, ये मटकी अजीब सी बन गई, बट यू गॉट माई पॉइंट, कि इससे क्या हुआ कि अभी ये जो पानी है ज़मीन के अंदर गाड़ने से, ये पानी छेद में से बाहर निकल के ये अंदर से पर्कोलेट होके इसके सॉइल मॉइस्चर को इम्प्रूव करेगा। सॉइल मॉइस्चर को इम्प्रूव करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और जो इरिगेशन की समस्या है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा पानी खराब नहीं होगा, कम पानी लगेगा, मिनिमम पानी में मैक्सिमम हमें इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि आप क्वेश्चन में डालते रहना कि ये क्या है, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है लोकल लेवल पे। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे कि देखो, वेल्दी नेशंस जैसे कि यूएसए हैं एंड ईयू ऑल्सो, दे आर्ग्यूड कि कॉन्स्टेंटली हमको ज़रूरत है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपनी इमिशन को कंट्रोल करें एंड दे नीड टू सीरियसली कमिट ऑन दी इमिशन कट। लेकिन इसमें डेवलप्ड कंट्रीज का भी इक्वल सपोर्ट हमें चाहिए। तो इमीडिएट अप स्केलिंग ऑफ द एम्बिशन इन द सेकंड कमिटमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल का भी आपको पता है कि वहाँ पे हमने कमिटमेंट को की स्केलिंग करी थी एंड इट earlier ratification of by all the Kyoto Protocol parties would be a step in the right direction। तो ये this is just one thing। क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करो तो आप यहाँ पे कोट्स भी लिख सकते हो, जैसे कि गांधी जी का एक कोट है कि नीड एंड ग्रीड को लेके एक कोट है, अभी इंस्टेंटली मुझे याद भी नहीं आ रहा है, नीड एंड ग्रीड को लेके एक कोट है, तो हम वो कोट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव पॉइंट के अंदर इस क्वेश्चन की एंडिंग करनी है, क्योंकि इसमें कंटेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो आप सिंपल सा 2 लाइन के अंदर कंक्लूड इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो दिस इज अवर कंप्लीट लेक्चर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्लीज़ इसको जो टॉपिक मैंने बताए हैं एटलीस्ट उन टॉपिक्स को गूगल कर लो, खुद से सोच के जाना, जो भी आंसर लिखो उसे 360 डिग्री सोच के जाना, किसी एक पर्टिकुलर दायरे में लिमिट होकर मत लिखना खुद को। और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हमेशा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, दोनों इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए दोनों तरह के इम्पैक्ट्स को मेंशन करके आना। साथ ही में कोई भी अगर आपको इनोवेटिव सा इनिशिएटिव लगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ज़मीन के अंदर मटकी डालने वाला, अगर इस तरह का कहीं पे भी आपने पढ़ा हो तो उसको मेंशन करना और अपने आंसर को इनरिच करना। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वाला पूरा पोर्शन खत्म होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस कंप्लीट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यू कैन गिव योर व्यूज़ ऑन इंस्टा ID little_simple_बुद्धा। इस क्वेश्चन का जो PDF है वो भी आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में गूगल ड्राइव का एक लिंक मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।